एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं साइमा पीरज़ादा एंड यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो बांग्लादेश के ऊपर है और बांग्लादेश जैसे कि आप जानते हो कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। एक टाइम था जब, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 1971 से पहले। फिर 1971 में जो है पाकिस्तान से अलग हो गया और ये बन गया बांग्लादेश। उस टाइम पर बांग्लादेश की बहुत बुरी कंडीशन थी। ज़ाहिर सी बात है, जब एक नई कंट्री बनती है तो बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो खैर, उसी से ही रिगार्डिंगली आज का हम वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैयद मुजम्मिल जी क्या कहते हैं कि बांग्लादेश जो है उसके बारे में और पाकिस्तान के बारे में, एंड ऑल्सो रिगार्डिंग माइट बी इंडिया शायद। सो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हो। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स। तो 2 टके का इंसान, 2 टके की औरत, 2 टके का आदमी, ये वो मुहावरा है जो कि हम उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को डी वैल्यूड और घटिया कहने के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो टका था ना, ये आज 1.84 रुपीज़ के बराबर हो चुका है। यानी कि आपका रुपया जो है ना, वो इस 2 टके से आधा हो चुका है। और आज से तकरीबन 50 साल पहले ये नारा लगा था वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कि उधर तुम और इधर हम, यानी कि अलहदा हो जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और हुआ ये है कि उधर वो, यानी कि वो आसमान तक पहुंच रहे हैं और इधर हम, और हम ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। बात हो रही है बांग्लादेश की, क्योंकि जब वेस्ट की बात करें तरक्की के लिए तो सारे कहते हैं कि वो तो काफिर हैं, उन्होंने तो जहन्नुम में जाना है, उनकी तरक्की से हमारा क्या लेना देना। तो इसीलिए आपके बिछड़े हुए भाई की मिसाल इस्तेमाल कर लेते हैं कि ऐसा क्या उन्होंने किया है कि आज दुनिया उनकी तरक्की की मिसालें दे रही है। आज से 3-4 दिन पहले की बात है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का बेस्ट आर्ग्यूएबली एक अखबार है, वो लीड स्टोरी लगा रहा है कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिकी सदर है, अगर उसने सीखना है कि गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है तो बांग्लादेश से सीखो। ऐसा क्या हो गया है इन 50 साल के अंदर ही, जो हमसे 70 साल में नहीं हुआ, कि अमेरिका के अखबार अमेरिकन प्रेसिडेंट को कह रहे हैं कि तरक्की करना बांग्लादेश से सीखो। और यही देखने के लिए आज ज़रा बात कर लेते हैं। तो बात यह है कि जब बांग्लादेश बनता है तो हेनरी किसिंजर, जो कि वज़ीर ख़ारजा यानी कि फ़ॉरेन मिनिस्टर था, फ़ॉरेन सेक्रेटरी था अमेरिका का, उसने कहा था कि ये तो बास्केट केस है, शदीद गुर्बत होगी यहाँ पर और इनको लोन ले लेके चलना पड़ेगा। और फिर 1990s में वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं और दुनिया कहती है कि यहाँ फैमिन्स आया करेंगे, इनका तो कोई मुकद्दर ही नहीं है। लेकिन 1990s के बाद एक ऐसी स्पीड पकड़ती है उनकी इकॉनमी कि 2006 में पाकिस्तान को सरपास करना शुरू करती है और आज वो दुनिया की फ़ास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से एक बन चुकी है। ऐसा क्या उन्होंने किया है, इस पर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। तो ये कंपैरिजन आपके सामने है। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2064, $2064, और पाकिस्तान की 1130, यानी कि तकरीबन आधी है उससे। फिर पेंडेमिक के दौरान जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो वो 5.2 है बांग्लादेश का और पाकिस्तान का 0.4 रहा। याद रहे कि पेंडेमिक से पहले 8.2 था बांग्लादेश का, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। रिज़र्व्स की बात कर लें, $42 बिलियन के रिज़र्व्स, पाकिस्तान के $20 बिलियन के, यानी कि उससे आधे। एवरेज लाइफ टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें तो वो 72 ईयर्स पर है, 72 साल जो है वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, और पाकिस्तान की 67 ईयर्स है, बांग्लादेश की इंडिया से भी ज़्यादा है। चाइल्ड मोर्टालिटी रेट में भी आधे का फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो ये तो इमैक्यूलेट है, 98% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में 72% का फिगर है, और वो भी कितना ट्रू है वो आपको बेहतर पता है। तो आप सोचेंगे कि ना उनके पास इस्लामिक एटम बम है कि उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी फिर कैसे करना शुरू कर दी। फिर आप ये सोचेंगे कि ना उन्होंने ये कहा है कि हमारा रवायात हमारी दुनिया की नंबर 1 है और हम तो ऐसी चीज़ हैं कि हमारे से बड़ी किसी के पास डिफेंस की क़ुव्वत ही नहीं है, और इसके साथ साथ हम तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। हमने तो अपने नेबरिंग कंट्री के अंदर जब सोवियत यूनियन आई थी, हमने तो उसको उड़ा के रख दिया था, हमारे आगे दुनिया क्या है। वो और बात है कि हम IMF से हर साल भीख मांगने चले जाते हैं बाद में।
और लेकिन आपको ये सवाल दिमाग में आता होगा कि ये सारा कुछ तो मिसिंग है उनके पास, तो फिर वो कैसे इतनी तरक्की कर गए हैं। ना उनको हमसायों का खौफ है, ना कुछ और है, ना उनसे कोई किसी की जंग होती है आके, ना कोई लड़ता है उनसे, इसकी क्या वजह है। तो तरक्की फिर उन्होंने इस तरह की है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक और लोगों के मुताबिक सिर्फ़ एक राज है उनकी तरक्की का, और वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे हम यहाँ सर पीट पीट के पागल हो गए हैं ना, कि ख़वातीन को एम्पावर करो, उनको नौकरियाँ दो, उनको हुकूक दो, उनको मॉडर्न इकॉनमी में इंटीग्रेट करो, उनको तालीम दो ताकि वो एक लिटरेट और बाशऊर कौम को जो है ना वो उनकी परवरिश करें। लेकिन यहाँ पर सारे ये कहने आ जाते हैं कि ये तो फाशी फैल रही है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बांग्लादेश में बात कर ली जाए तो इस टाइम बांग्लादेश के हाई स्कूल्स के अंदर ख़वातीन ज़्यादा हो चुकी हैं मर्दों से, इतनी तालीम दी है ख़वातीन को अपनी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी NGOज़ हैं, ग्रामीण बैंक और ब्राक जैसी NGOज़, उन्होंने ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट फ़राहम की, उनको घरों से निकाला, नौकरियां दी उनको। जबकि हमारे यहाँ हमने तमाम NGOज़ पे बैन लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी का ठप्पा लगा के, और कहा ये कि ये जो NGOज़ बाहर से आती हैं इनका यहूदी एजेंडा होता है, तो चूँकि एक लोकल ख़तीब ने कह दिया कि इसको बैन करो तो इसलिए इसको बैन कर दो। मैंने अपनी आँखों से हज़ारों अच्छी काम करती हुई NGOज़ को बैन होते देखा है, सिर्फ़ इस बिना पर कि ये हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल्चर हमारा क्या है कि ख़ातून भेड़ बकरी है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। किचन में जाए, रोटी बनाए, बस बात ख़त्म। इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो वेस्टर्न एजेंडा है। तो बांग्लादेश ने ये नहीं सोचा, और पता नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ कि वो इतनी इकनॉमिक ग्रोथ पर पहुँच गए हैं, और रवायात भी उधर की उधर ही हैं, नेशनलिज़म भी उतना ही है, मोहब्बत भी उनको अपनी कौम से उतनी है। पता नहीं क्यों नहीं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय होता इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हमें इतना खौफ आता है कि हम बैन ही कर देते हैं उसको। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पहले बताई, लेकिन बांग्लादेश के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज़ द पिलर ऑफ द इकॉनमी, कि वो सतून बन गया उनकी मुआशियात का। इतना उन्होंने ख़वातीन को एम्पावर किया, और सिर्फ़ वही राज है उनकी तरक्की का। जबकि हमारे यहाँ 51% पॉपुलेशन ख़वातीन यानी कि जो हैं, उसमें से 90% घर बैठी हुई हैं, उनका रोल ही कोई नहीं है। एक बंदा 20,000 कमाता है, आके 6 में डिवाइड हो जाता है, सब गरीब हो जाते हैं। और क्रिस्टोफर हिचन्स भी कह चुका है, और हज़ारों लोग कहते हैं कि दुनिया में तरक्की का, गुर्बत ख़त्म करने का सिर्फ़ एक राज है, वो है वुमेन एम्प्लॉयमेंट। किसी चैरिटी से कोई पनाहगाहें बनाने या लोगों में सालन रोटियां बांटने, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बांटते फिर रहे हैं, इससे कोई किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट से भरेगा, जो कि आप करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप इतना रिग्रेसिव कल्चर परवान चढ़ा चुके हैं कि ख़वातीन का रोल ही ख़त्म हो चुका है, उनका कोई फेस ही ख़त्म हो चुका है इकॉनमी से। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की अगर बात करें तो 1971 के अंदर एक बांग्लादेशी खातून के 7 बच्चे थे ऑन एवरेज, आज 2 हैं। वो इस एवरेज को 7 से 2 पर लेकर आए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को 1% पे रखा है उन्होंने, मेंटेन किया है। ये तरक्की का राज है। ये क्यों हो रहा है कि ख़वातीन बच्चे पैदा नहीं कर रही? क्योंकि वो काम कर रही हैं भाई, क्योंकि वो एक गोल परसू कर रही हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं हैं इसलिए। जबकि हमारे यहाँ पे आप ख़ुद पूछ लें कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका कोई लाइफ में गोल है शादी करने के अलावा या बच्चे पैदा करने के अलावा, क्योंकि उन ख़वातीन का कसूर नहीं है, आपने दिया ही उनको ये है। आपने इतना कंडीशन किया उनके ब्रेन को कि वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हो चुकी हैं और वो डिज़ायरस हो गई हैं इसी कल्चर में रहने की। तो ये बात है कि जब ये सारा कुछ हम देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है बांग्लादेश के बारे में कि एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। तो ऐसा क्या उन्होंने किया? उन्होंने किया ये सब है, ख़वातीन को एम्पावर किया है। दूसरी चीज़ ये किया है कि मौलवी और जर्नैल की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की है। तीसरी चीज़ ये की है कि उन्होंने सिक्योरिटी पॉलिसीज़ अपनी इतनी बड़ी नहीं रखी, इकनॉमिक पॉलिसीज़ और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया है। अब आप कहेंगे हमें ख़तरा बहुत है इसलिए हम बम बनाते हैं, इसलिए हम हथियार ख़रीदते हैं, दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में से एक हैं हथियार ख़रीदने के हवाले से। तो वो आप समझते नहीं हैं कि इसीलिए आप हथियार ख़रीदते हैं, इसलिए आपको ख़तरा है क्योंकि आपकी अग्रेसिव फ़ॉरेन पॉलिसी है। आपने इतनी इश्तियाल अंगेज़ फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाई है पिछले चंद सालों में कि इधर मुदाखलत कर, उधर मुदाखलत कर, इधर टांग अड़ा, उधर नाक घुसा अपनी। उस वजह से ये हुआ है कि आपको एक बड़ा कैपिटल अपना सारा कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी पे लगाना पड़ गया है। और अब आर्मी चीफ़ ने भी कहा है पाकिस्तान के कि हम इन पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाह रहे हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन अभी भी ये जो सारे कीबोर्ड वॉरियर बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी नहीं मानते।
ये अब भी यही कहेंगे कि नहीं हम क़यामत रहने के लिए बने हैं, हम लाल किले पे झंडा लगा देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे, हम इस्लामी एम्पायर बना लेंगे, हम पूरी दुनिया में हुक्मरानी कायम कर लेंगे। बिल्कुल डेलूजन का शिकार हो चुके हैं ये लोग। नॉम चॉम्स्की ने भी अभी रिसेंटली जो लेक्चर दिया है पाकिस्तान के हवाले से, उसने उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान हैज़ टू गेट आउट ऑफ रिलीजियस डेलूजन। जब तक ये डेलूजन से बाहर नहीं निकलेंगे इनका कुछ नहीं हो सकता। और दुनिया में ये एक बात मिसाली रही है कि जिस मुल्क में जब एक्सट्रीमिज़म आया ना, उसके बाद उसकी इकॉनमी और हर चीज़ बर्बाद हुई है। 60s के अंदर यहाँ किसी हद तक टॉलरेंस थी, आपकी इकॉनमी फास्टेस्ट ग्रोइंग में से एक थी दुनिया में। ज़िया-उल हक आता है जब, और हर चीज़ को बर्बाद कर देता है, स्याह दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद से आज तक हम भीख मांग रहे हैं। इसी तरह आप इंडिया की मिसाल भी अगर ले लें तो प्रोग्रेसिव कंट्री था, 7% से ग्रो कर रहा था, लेकिन मोदी साहब आए हैं और फंडामेंटलिज़म को उन्होंने आसमान पर पहुंचाया है और अब उनकी जीडीपी ग्रोथ पेंडेमिक में माइनस में गई हुई है। बांग्लादेश उनसे बहुत आगे निकल गया है। तो ये वो लेसन्स हैं जो हमने बांग्लादेश से सीखने हैं। बेशक बांग्लादेश में मसाइल बहुत से हैं कि वहाँ भी डिसेंट नहीं है, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी है और वहाँ पर सियासी कैदी बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कंट्री ग्रो कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो रही है, जॉब मार्केट बड़ी हो रही है, इंडस्ट्री लग रही है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो ख़वातीन की कॉज़ है ना, इसको रोकना बंद कर दें, क्योंकि ये 20-30 साल बाद आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें ये होकर ही रहना है। लेकिन अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ये 20-30 साल कम होकर 5 से 10 साल भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी ओपन माइंडेडनेस पे। तो जब तक हम इस डिलूजन का शिकार रहेंगे कि ख़वातीन को अपने हकूक़ मांगना फ़ाहशी होती है, NGO का काम करना यहूदी एजेंडा होता है, तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे और दुनिया आपसे आगे निकल कर आसमान पर पहुँचती रहेगी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इन्होंने। तो सबसे पहले कि ये कहते हैं कि भाई 2% का बड़ा स्टार्टिंग बड़ी मस्त ली है इन्होंने कि 2% की बात की गई है। तो 2% वाकई में जब हम किसी को डिग्रेड करते हैं तो उस टाइम पर हम उनको कहते हैं कि ये 2% की चीज़ है, 2% कर रहे होते हैं ना। तो जब हम इस बात को ख़त्म करते हैं तो उस पर हम एक और चीज़ को हाईलाइट करते हैं, विच इज़ कि 2% तो हमसे ज़्यादा आगे तो 2% चला गया ना, तो अब तो उसको भी हम डिग्रेड नहीं कर सकते। खैर, इससे मुझे याद आ गया मेजर गौरव आर्या जी के वीडियो जिसमें वो मजाक कर रहे होते हैं 2% का, 2% प्लस करके 6% का बन जाता है। एनीवेज, कम टू द वीडियो एंड पॉइंट। तो मेजर गौरव आर्या जी से हम बात कर रहे थे। खैर, हम बांग्लादेश पे आ रहे थे ना। तो बांग्लादेश में जो है क्या हुआ कि 1971 में जब बांग्लादेश वाकई में ही सेपरेट हुआ था, मतलब कि तब पाकिस्तान से अलग होकर वो एक बांग्लादेश के नाम पर कंट्री बनी थी। जाहिर सी बात है वहाँ पर बंगाली रहते थे सारे, और उनको बंगला इसलिए बंगला कहा जाता है। और बांग्लादेश के साथ में जो मेरे ख्याल से बॉर्डर लगता है, वो भी मेरे ख्याल से उस साइड पे भी ज़्यादा इंडियन बॉर्डर के साथ जो लगता है, वो शायद इंडिया का जो है वो बॉर्डर लगता है, और वो है वहाँ पर भी बंगाली ज़्यादा रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं ना। तो शायद, मैं श्योर नहीं हूँ 100%, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है। खैर, अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश उस टाइम पर एक वो कहते हैं ना छोटा सा निखट्टू होता है। कोई भी घर में एक बच्चा होता है जो कि बहुत ही नालायक होता है, या फिर उसको हम डिमोटिवेट कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं करेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि वही बच्चा जो है वो निकल के बाहर आता है और वो सबको पीछे छोड़ देता है। तो हम जिसको खोटा सिक्का कहते हैं, मतलब बेकार सिक्का कहते हैं ना, तो वही बेकार चीज़ जो है वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सबको हैरान कर देता है और सब लोग उसको लेकर प्राउड कर रहे होते हैं। तो बांग्लादेश का भी वही हिसाब था कि उस टाइम पर तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसके बाद जाके बांग्लादेश की एक वैल्यू बनी। बांग्लादेश ने अपने आप को स्टैंड किया। इंडिया ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, बांग्लादेश की उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मदद की थी, लेकिन अब जो है जाहिर सी बात है वो स्टैंड हो चुका है। वही खोटा सिक्का आज उन सबको पीछे छोड़ के आ गया है जो उस टाइम पर अपने आप को गुरूर और तकब्बुर में लेकर उन्होंने बहुत डिग्रेड किया था उस खोटे सिक्के को। तो खैर,
बांग्लादेश के साथ उस टाइम पर जो बिहेवियर हुआ वहाँ पे उनकी फ़ीमेल्स के साथ 1971 में किया गया, या फिर उनके बच्चों के साथ, तब बहुत बुरा हुआ था। तो खैर उस टाइम पर उन्होंने एक आज़ादी हासिल की। उसके बाद उन लोगों ने अपनी इकनॉमी, मतलब वो ज़ीरो से, ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो से वो ऊपर आए, और ज़ीरो से ऊपर आकर उन्होंने अपने आप को एक इस लेवल पर लेकर आए कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है। उनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं मुज़म्मिल भाई, तो मैं बता दूं कि उनकी एजुकेशन वाकई में यार, एजुकेशन भी इंक्रीज़ हुई है। फ़ीमेल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि वो सिर्फ एक जॉब करे, जॉब नहीं करनी है वो, चलो जॉब ना भी करे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर उसकी फैमिली इतना एडजस्ट कर सकती है तो वो कर सकते हैं, उनका सिस्टम चल रहा है और उनको लगता है कि नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर देंगे, आप घर में रहो, अपने फैमिली को मैनेज कर लो, वो बहुत है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप फैमिली को भी हैंडल करते हो और साथ में जॉब को भी हैंडल करते हो, स्पेशली फीमेल्स के लिए। मेल्स का तो ये होता है कि वो जस्ट अपना जॉब का होता है, उनका फैमिलीज़ का इतना नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत काम होते हैं तो वो मैनेज कर लेते हैं। तो खैर इन शॉर्ट मेरा जो कहने का मतलब ये है कि फ़ीमेल्स को जो है वो एक, जैसे हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड चला हुआ है कि स्पेशली विलेज में कि 5-6 किड्स जो हैं उनको मस्ट चाहिए होता है, एटलीस्ट मिनिमम 4 तो किड्स चाहिए होता है। तो खैर आजकल सिटी में जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 किड्स पे और 3 किड्स तक वो हो जाता है बस स्टॉप। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब किड्स की बात आती है तो हम इकनॉमी हमारी तभी बूस्ट करती है, हमारा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होता है, हमारी हर चीज़ बेस्ट हो सकती है जब हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। और बांग्लादेश में ये पॉपुलेशन सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है और बांग्लादेश अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और आगे लेकर भी चल रहा है। और इकनॉमी के हिसाब से भी वो जीडीपी के अकॉर्डिंगली भी वो बहुत आगे है हमसे, और हम लोग उससे बहुत पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। और शायद ये हम लोगों की थिंकिंग भी ऐसी है कि हम लोगों ने कंजर्वेटिव थिंकिंग बनाई हुई है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और एक दूसरा हमने अपने रिलेशन ख़राब किए हुए हैं हर किसी से। बांग्लादेश ने हर किसी के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि यही आज इसी का ही रीज़न है। हालांकि वो एक सुपर पावर टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, वो सुपर पावर कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज इतना आगे हैं। कैसे आगे हैं? क्या ज़रूरी होता है कि किसी कंट्री को कामयाब होने के लिए उनको सुपर पावर रखनी पड़ती है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुपर पावर रखने के लिए उनको अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि आप सुपर पावर अपने 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 माइंड को बनाओ। कंट्री को सुपर पावर बनाने से बेहतर अपने माइंड को अगर हम बनाएंगे, अपनी गवर्नमेंट हमारी सुपर पावर बन जाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमारी कंट्री में डिफरेंट हो सकता है, जो कि नहीं हो रहा। आज हमसे जो लोग अलग हुए हैं, जिनसे हम अलग हुए हैं, वो लोग हमसे उस टाइम पर कहाँ थे और आज कहाँ पर है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम पर जो लोग हमसे पीछे थे, आज वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आज हम लोग, एक तो हम लोगों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा आ गया है, हम लोग अपने आप को मतलब कि हर उस चीज़ को फॉलो करते हैं जो हमें नुकसान पहुँचाती है, हर उस चीज़ से दूर भागते हैं जो कि हमें फ़ायदा दे सकती है। बांग्लादेश ने अपनी इकनॉमी को बेस्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बेहतर बनाया, जो कि इंडिया के साथ अपने हमसाए जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर वहाँ से वो लोग चीज़ें लेते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद फिर जाके वो सेल करते हैं, तो उससे उनको फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग अपनी नेबरहुड कंट्री से लड़ाइयाँ डाल के बैठ जाते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि वो उनसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे गले में वो हड्डी बन जाता है और हम लोगों को वो नुकसान उल्टा हमें पहुंचाता है नुकसान। तो ये हमेशा से ऐसा हुआ है कि गलती कोई और करता है, सज़ा हम अपने आप को देते हैं। मतलब कि ये पहली बार एक ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में कि कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती होगी कि गलती किसी और की हो। बात तो वो हो गई ना कि लड़ाई हमसायों के घर में हुई है और बातचीत अपने घर में नहीं कर रहे, सोग अपने घर में मना रहे हैं, तो वही बात हो जाती है। तो इससे खैर मुझे फ़्रांस की बात याद आ गई, जब फ्रांस ने लड़ाई की थी और फ्रांस की वो स्केच के ऊपर जब बात हुई थी, तो मतलब कि बात फ्रांस ने की थी और
जो यहाँ पर अमवात हुई थी, वो यहाँ पे लोगों की प्रोटेस्ट के दौरान जितने लोग भी मरे बेचारे, वो मतलब कि अपनी अपनी कंट्री के लोग मरे ना, उनसे किसी को क्या फ़र्क पड़ा। एनीवेज, बस ये था हमारा आज का वीडियो। बस ये है कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं, और आई होप कि गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए और इससे हमारी कंट्री थोड़ा आगे निकल पाए। अदरवाइज़ मुझे तो वो गाना याद आ गया, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरा व्लॉग चैनल भी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, साइमा पीरज़ादा व्लॉग के नाम से। सो आप जाएँ ज़रूर वॉच करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।